फिर मेट्रो के बारे में और पुणे एयरपोर्ट के बारे में। पुणे एयरपोर्ट के विषय में तो स्पष्ट बोले हैं कि मार्च 2023 के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर दोबारा पूछे, अब तक 70% ही कंप्लीट, 30% और बाकी है कहने में मैंने पूछा 30% मार्च 2023 तक खत्म हो जाएगा, और स्पष्ट तौर पर जवाब आया कि खत्म हो जाएगा। लोहागांव एयरपोर्ट के बारे में कुछ चर्चा हुई मीटिंग में, उसके बारे में नहीं, चर्चा नहीं। मैं संगठन के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग का मन लग रहा है कि चुनावी। मैं मेरे संगठन के ऊपर जितनी भी आप मेरे से पूछना चाहते हो पूछो। आप अगर एक डिबेट चुनाव के नजरिया से पूछेंगे तो मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मेरे संगठन के लिए आया हूँ। एक मिनट एक एक करके जी। नहीं, उसके ऊपर तो लगातार काम चल रही है ना। आप सिर्फ मैं ये जवाब के नाते नहीं दे रही हूँ, और ये पता नहीं आप कौन से मीडिया हाउस में से हैं, मुझे उससे ये नहीं है, मगर जब मैं बोलती हूँ भारत देश में 4% इन्फ्लेशन तक रहना है, ऐसे कानून, उससे बढ़कर के 2% और मतलब 6 तक हो सकता है, वो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, उसके अंदर रहना है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर तुरंत इसका ये आएगा टिप्पणी कि नंबर से मतलब नहीं है, गांव में शहर में आम नागरिक को किस प्राइस पर आवश्यक चीज मिलती है उसमें लगाम लगना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार याद दिलाती हूँ, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट के लिए पूरे चुटकारा दी है, ड्यूटीज कुछ नहीं है। ये इससे ही दाल वगैरह का इंपोर्ट करने में भी ओपन कर दी है। इसके कारण पिछले महीने से एकदम जो प्राइस ऊपर चल रहा था उसका थोड़ा रुकावट हो रही है। हम लगातार मॉनिटर करेंगे। I'm glad you yourself said it is a slugfest. It is clearly a slugfest only because they want to cover up their failure. I'll actually, if you permit me, I think Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji held a press conference to say what were those projects which were stopped during the earlier administration. So I will give you also the detail if you want. ऑयल रिफाइनरी नानर विलेज में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, एशिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट इन एशिया ऐसे रिफाइनरी का प्लान था। उसको रोकने वाले कौन है? आज वो दूसरे प्रोजेक्ट इधर नहीं आया करके इतना रोना धोना हो रही है, उसको क्यों रोका? फिर वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट जो 65,000 करोड़ का पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो आना था, कोंकण रीजन में, वो सागरमाला का प्रोग्राम के अंतर्गत आना था, जो प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं सागरमाला का प्रोग्रेस। अगर टाइमली शुरू भी होता था तो अब तक एटलीस्ट आधा काम कंप्लीट होने का कगार में आता। उसको रोकने वाले कौन है? कंप्लीटली अपोज्ड बाय MVA। प्रोजेक्ट का ओरिजिनल कंसेप्शन कब हुआ? इसका 1998 में फर्स्ट टाइम वधावन पोर्ट के बारे में बात हुई, और जब असल में वो लेके सागरमाला में जोड़ करके महाराष्ट्र के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आने के लिए जब प्लान हुआ, उसका रोकने वाले MVA। आप जितना प्रश्न मेरे से सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो इधर नहीं आया उसके बारे में पूछ रहे हैं, एक एक करके ये 4 के बारे में पूछना चाहिए MVA से।
फिर मुंबई मेट्रो फेज 3, ये पूरे देश में चर्चा है कि मुंबई का पॉपुलेशन इतना है और सबर्बन ट्रेन्स को यूज करने वाले इतने सारे लोग हैं, उनके सुविधा के लिए एक कार शेड बनना, उसमें रुकावट पैदा करने वाले कौन है भाई? और ये मुंबई के लिए अभी रोना धोना ये कर रहे हैं, क्यों रोका? और उसके कारण आज उस प्रोजेक्ट को अभी लो, फिर भी कम से कम 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाना है? टाइमली प्रोजेक्ट लो और कंप्लीट भी करो, ये होना चाहिए देश के हित में। रुकावट पैदा करते रहो और 4,000 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट जब होने वाले हैं मुंबई जैसे शहर के लिए, उसके लिए कौन उनसे पूछेंगे, कौन उनसे जवाब मांगेंगे और इस एडिशनल कॉस्ट का जिम्मेदार कौन होंगे? फिर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, अगर इसको परमिशन दे दिया तो श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को चले जाएगा। सिर्फ वो एक कारण था, उसको रोकने के कुछ और कारण नहीं है। क्या भारत देश में बुलेट ट्रेन आना नहीं है? हम ही तो लोग हैं जो जापान जाएंगे, देखते हैं ओ वाह व्हाट अ बुलेट ट्रेन, क्यों भारत देश में ऐसे नहीं होता? और जापान के मदद से सस्ते लोन से वो बुलेट ट्रेन बनाना था प्लान, उसको क्यों रोककर किसको आनंद है भाई? उसको रोकने में किसको अच्छा लग रहा है? सो फॉक्सकॉन के ऊपर प्रश्न हमसे पूछने से पहले इन चारों का जवाब मांगिए, फिर हम बात करेंगे। Who they? No, what are their reactions? Who they? Oh yes, I had a meeting with cooperative people, okay? People representing different kinds of cooperatives, some dealing with banks, some dealing with cotton, some dealing with sugarcane. They were extremely happy, and I'm telling you, they were claps after claps. Some of you all were present at that meeting. About the various steps being taken now, reliefs being given to them, taxation concession which was extended, waiving off on long pending arrears for one of the cooperatives, were all appreciated. And the fact that a cooperatives dedicated ministry has been formed after Prime Minister Modi, and people who have lived off exploited cooperative sector never thought of having a separate ministry. Those who हिंदी में सॉरी टूटा फूटा, मगर आप लोग समझ रहे हैं इसीलिए मैं बार बार बोलूंगी हिंदी में। कोऑपरेटिव्स को उनके अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उपयोग करने वाले कोई अलग से मंत्रालय बनाने के लिए कोशिश नहीं की अब तक। अलग से मंत्रालय कोऑपरेटिव्स के लिए बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी है। सो महाराष्ट्र में इतने सारे कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स को कभी राजनीतिक उपयोग करना नहीं चाहिए ऐसे बयान देने वाले कोई बड़ा नेता भी मंत्रालय नहीं बनाया सेपरेटली फॉर कोऑपरेटिव्स। थैंक यू। On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. If any one currency which has held its own and behaved in such a way, or held its own and did not get into a fluctuation or volatility as much as other currencies, it is the Indian rupee. We have held back very well. We are keeping, RBI and the ministry are keeping very close watch over it. I think I've had representation. Let me see what I can do about it. Thank you very much. I have a flight to catch here.
नहीं, पीएफआई के ऊपर एक्शन हो रही है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।